भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव किन मुद्दों पर हो रहे हैं? जनता जब वोट डालने जाएगी तो वो किन मुद्दों पर इस मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर रही है? जनता ने अपने मन की बात, अपना मूड क्या है, ये जाहिर कर दिया है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी बातें रख रहे हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, इसका खुलासा हुआ है लोक नीति सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS) के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण में। लोगों से उन मुद्दों की पहचान के लिए कहा गया था जो उनकी नज़र में चुनाव में सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस सवालों के सूची में और जो उनके सामने रखा गया, जनता ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया है, उससे कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई और फिर विकास जनता को लगता है। विकास के मुद्दे पर जनता के इस रुख को कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इसका फायदा बीजेपी को हो जाए, जबकि बेरोजगारी और महंगाई पर जनता के इस रुख को विपक्ष के लिए फायदेमंद बताया जा रहा है। सच्चाई क्या है, समझेंगे। आइए स्वागत कर लेते हैं अपने पैनलिस्ट का, और दर्शकों का भी बहुत बहुत स्वागत। उससे पहले मेरा नाम है नेहा शुक्ला। कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल रखेंगे अगले कुछ सेकेंड्स के भीतर। तो वोटर्स ने मन की बात बता दी है, और जो मन की बात में सामने आया है, जिन जरूरी मुद्दों की बात जनता कर रही है, वो किस पर भारी पड़ेंगे। कुछ सवाल इसी तरह से मिलते जुलते हैं। आइए आपके टीवी स्क्रीन पर रखते हैं। लोक नीति CSDS के चुनाव पूर्व सर्वे के नतीजे कितने चौंका रहे हैं जब ये खुलकर सामने आए हैं। बेरोजगारी, महंगाई, वोटर की बड़ी चिंता, चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिल सकता है। हिंदुत्व के मुद्दे पर जनता का रुख चुनाव में क्या रोल निभा सकता है, क्या रोल निभाने जा रहा है। भ्रष्टाचार पर जनता की परेशानी विकास के किस मॉडल को दर्शाती है। यानी कि अर्थव्यवस्था को लेकर जो बात कही जा रही थी, जनता की परेशानी ने क्या इसे ही खोल कर रख दिया है, इसकी परतें खोल कर रख दी हैं। किस मॉडल को दर्शाती है मोदी मॉडल, आखिर इसकी हकीकत क्या है। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, ये स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुरप्रीत ढिल्लो जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, लेकिन हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं शान खान और युवा हल्ला बोल, जो कि लंबे समय से भारत में रोजगार और युवाओं की परेशानियों को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। प्रशांत कमल वहां से हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ प्रशांत कमल आपका भी और शान खान आपका भी। दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी से प्रवक्ता गुरप्रीत ढिल्लो भी जुड़ेंगे थोड़ी देर में हमारे साथ, लेकिन शुरुआत प्रशांत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगी। प्रशांत जुड़ गए हैं, बल्कि बीजेपी के प्रवक्ता गुरप्रीत ढिल्लो। प्रशांत जी, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी, ये जो CSDS के सर्वे के नतीजे हैं, क्या लगता है आपको? आपको भी यही लगता था कि जो बात आप उठा रहे हैं, जनता इस तरीके से इस पर सोच रही है? जी बिल्कुल। देखिए, पिछले 4 साल से हम लोग लगातार बेरोजगारी के मसले पर काम कर रहे हैं, 4-5 साल से। और जो युवाओं का जो आक्रोश है वो हमेशा से बेरोजगारी को लेकर के है, क्योंकि पिछले 1 दशक में जो बेरोजगारी की स्थिति है, और खास करके डीमोनेटाइजेशन के बाद, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, उसमें जो रोजगार की स्थिति हुई है उससे युवाओं में बहुत ही ज्यादा आक्रोश है। और ये जो CSDS तो एक ऐसी संस्था है, आप जानती हैं कि देश में बहुत कम ऐसी संस्थाएं बची हैं जिसके सर्वेस पर यकीन किया जा सकता है। CSDS उनमें से एक है। ये हमारा सौभाग्य है कि कम से कम एक आध ऐसी संस्थाएं बच गई हैं। नहीं तो जो आंकड़ों का की जो स्थिति है वो भी इस सरकार में जो है गड़बड़ हो गई है। जो अपना NSSO था, वो पूरे दुनिया में NSSO को बहुत ही प्रामाणिक और बहुत ही बेहतरीन संस्था माना जाता था जी। लेकिन जिस तरह के घटनाक्रम हुए और जिस तरह की चीजें हुई, उसकी साख भी गिरी है। लेकिन खैर वो एक अलग बात है। लेकिन जो बेरोजगारी का मसला है, ये सबसे बड़ा देश का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है। और बेरोजगारी के बारे में अगर मुझे कुछ कहना होगा तो मैं इन शब्दों में कहता हूं कि आज हम एक टिकिंग टाइम बम पर खड़े हैं। अगर बेरोजगारी जैसे मसले को एक्नॉलेज करके इसका सॉल्यूशन नहीं किया गया तो यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना, इसको एक्नॉलेज नहीं करना, इसके लिए जो ऑस्ट्रिच अप्रोच जिसको कहते हैं, शुतुरमुर्ग की तरह जी बालू पर घुसा लेने से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब लोग हैं, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो यही कहते हैं कि भाई हमें देश को आगे ले जाना है। तो कोई भी देश आगे तभी जा सकता है
जब उस देश के युवा के हाथ में रोजगार होगा। और हम में से सब लोग यहाँ जो बैठे हैं वो ज्यादातर युवा नेता ही हैं यहाँ पर। इसकी 65% से ज्यादा जो जनता है वो युवा है, 35 साल से कम। बिल्कुल। और आज जो स्थिति देखिए बेरोजगारी की, कि आपने पिछले जो एनएसएसओ का सर्वे आया था उसमें बताया गया था कि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा जी। तो जो बड़ी आबादी है, जो युवा आबादी है, उसको डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था, लेकिन वो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है वो डेमोग्राफिक डिजास्टर बन गया। और ये जो डिविडेंड है ये हमेशा नहीं रहने वाला है जी। 2040 के बाद हम लोग एक एज्ड सोसाइटी बनने वाले हैं, तो हमारा उसके लिए हम तैयार नहीं हो रहे हैं जी। तो हम बिल्कुल लेट हो रहे हैं। अगर इसको एक्नॉलेज नहीं किया गया, अगर ये चुनाव भी जो कि एकदम सही आंकड़ा निकल के आया है कि रोजगार लोग मानते हैं मुद्दा, लेकिन मुद्दा तो नेता बनाते हैं ना जी। नेता मुद्दा अगर बदल देंगे तो फिर मुद्दा बदल जाएगा और फिर जो है उल्टी सीधी बातें होने लग जाएंगी। तो विपक्ष ने ये सही मुद्दा पकड़ा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा विपक्ष ने पकड़ा है, बेरोजगारी और महंगाई, ये जनता के चिंताओं से ज्यादा करीब दिख रहा है। कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जिस तरह से 30 लाख नौकरियों की बात कही गई है। जी देखिए, इसमें सही मुद्दा पकड़ने की बात नहीं है। जो थोड़ा भी साधारण बुद्धिमत्ता का इंसान जो है वो अगर थोड़ा सा भी ध्यान देगा तो उसको एकदम स्पष्ट दिखेगा। अगर मैं आपको इसको उदाहरण में मुझे समझाना हो तो आप एक बात बताइए, इस देश में जो 2 बड़े-बड़े आंदोलन हुए, जो हमने रेलवे एनटीपीसी का आंदोलन जो हमने उसको लीड गाइड किया पूरे देश में, इतना बड़ा हुआ, 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा। आपने ऐसे आंदोलन पहले नहीं देखे होंगे। ये आंदोलन सिर्फ सरकारी नौकरी का आंदोलन नहीं है। ये जो सरकारी नौकरी में इतना, या अग्निवीर के मामले में जो हुआ, अग्निवीर का जब हमने विरोध किया तो मेरे सहित हमारे अध्यक्ष अनुपम जी के सहित हमारे 11 साथियों को जेल में डाल दिया गया। और अभी देखिए बीते 1-2 दिन पहले राजनाथ जी का बयान आया कि भाई हम बदलाव के लिए तैयार हैं। बीजेपी किस तरह से ले रही इन सर्वे के नतीजों को, क्योंकि बीजेपी इस बात का दावा भी कर रही है कि वो तीसरी बार सत्ता में लौट रही है, अब की बार 400 पार का नारा दे रही है। गुरप्रीत जी, बड़ा जो मसला है इस बार चुनाव का वो बेरोजगारी और उसके बाद महंगाई, और इन दोनों ही मुद्दों को सरकार नकारती आ रही है। नेहा जी नमस्कार जी। आपको और आपके सभी दर्शकों को जी। आपको भी जी। नेहा जी, इस बात से कभी भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि बेरोजगार या रोजगार का मुद्दा हमेशा ही सबसे बड़ा होता है। आज से नहीं, जब से देश आजाद हुआ है, या उससे पहले भी ये बात हर बार आती है कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। लेकिन पर ऐतिहासिक बेरोजगारी है, ऐतिहासिक, ये हर बार की बात नहीं। ऐतिहासिक मैं आता हूँ, सब पे आऊंगा, आप मुझे बीच में प्लीज रखिएगा ना। ठीक है ठीक है। तो ये जो वक्त चल रहा है आज के समय में, पूरे दुनिया को आप उठा करके देखिए, अमेरिका क्या, इंग्लैंड क्या, आपका यूरोप की कंट्रीज क्या, हर जगह रिसेशन है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है और लगातार रिसेशन बढ़ता जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में वो पोजीशन नहीं आई। कहीं नहीं सुना कि किसी कंपनी ने अपना शंटरिंग कर दी है, कोई निकाल दिया है, कहीं पर आपने सुनने को नहीं मिला। कोरोना पीरियड के बाद 2 साल 2.5 साल कोरोना का, और उसके बाद जो जंग लगी हुई है यूक्रेन और रशिया की, और उसके बाद इजराइल तरफ, हर तरफ अफरा तफरी का माहौल है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर स्थिरता बनी हुई है, बावजूद इसके कि हम लोग डाउन जाने की बजाय हम अप गए हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है। आपका ठीक है, सर्वे में कुछ आया, हम नहीं जानते उसकी सर्वे में कितनी सार्थकता है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारत स्टेबिलिटी पर है। और जितना ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप और जितना ज्यादा नए स्टार्टअप्स इस पिछले 5 साल के अंदर, 7 साल के अंदर हुए हैं, ये भी रिकॉर्ड है कि इतने ज्यादा स्टार्टअप्स आज तक नहीं हुए थे। और उन स्टार्टअप्स को करने के लिए भारत सरकार ने बैंक के द्वारा, उनकी मुद्रा लोन के द्वारा और भी कई तरीके से सहायता की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात, अगर आप यूपीए का टाइम निकाल करके देख लें, मैं अपने से ही एग्जांपल आपको देता हूं। जब हमने ग्रेजुएशन की या अपनी स्टडीज कंप्लीट की, मेरी वाइफ ने एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने स्टडी कंप्लीट की 2003-4 के बाद यूपीए सरकार थी, 4 से लेकर 10, ये जो उनका अगला 10 साल का पीरियड रहा, कहीं पर डॉक्टर की वैकेंसी नहीं निकली। हमें आज भी उनको प्राइवेट जॉब करने के लिए मजबूर हैं।
अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं तो जी गवर्नमेंट जॉब नहीं निकली, 3-3 साल का एडहॉक पीरियड चलता रहा, 3 साल पे एडहॉक यहाँ डॉक्टर, 3 साल पे एडहॉक यहाँ डॉक्टर। तो ये किस मुंह से ये कांग्रेस कहेगी कि ये अभी ये मुद्दा आ गया। और दूसरी बात, अगर ये मुद्दा आता भी है किसी के सामने, तो लोगों को ये विश्वास है इस मुद्दे का हल भी नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस को बहुत लंबा समय देख लिया, ये इस मुद्दे का भी हल नहीं कर पाए। और आने वाले समय में अगर कोई इसका हल ढूंढेगा तो वो नरेंद्र मोदी ही ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा किसी और नेता में इतना वो नहीं है, विजन ही नहीं है। जो नेतृत्व वो भी लड़ रहा है और मुद्दा तो क्या ढूंढेंगे। अब बड़ी बात मैं आपको एक जो कहने जा रहा हूँ, अभी जो खुलासा हुआ, विपक्ष की मैनिफेस्टो आई है। मैनिफेस्टो के अंदर विपक्ष की एक धड़ ने ये बयान किया है अपने लिखित में कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम भारत के सारे परमाणु बम जो है उनको नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। ये उनका विचार आया है। ये किस पार्टी ने कहा है? किस पार्टी ने, किस नेता ने कहा है? रशिया, मैं बताता हूँ जी, मैं बताता हूँ। जो इनका एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ रशिया, एक तरफ चाइना है, और हम ऐसी चुनौतियों से घिरे हुए हैं कि चाइना के पास भी बहुत परमाणु बम है, पाकिस्तान के पास भी है। तो ये किसने कहा है? नहीं तो सरकार आगे शक्ति को बढ़ाने का काम कर रही है, और ये पार्टियां हैं जो उठ करके कहती हैं कि हमें अपने परमाणु बम नष्ट करने हैं, हम आगे नष्ट कर देंगे। जी, देश ही नहीं बचेगा तो रोजगार और बेरोजगार। गुरप्रीत जी, किस पार्टी के किस नेता ने कही है बात? दर्शकों के सामने जानकारी रखिए। सीपीएम के मैनिफेस्टो में आई है। अभी आज ये पूरा मुद्दा गर्म हुआ पड़ा है, आप देखिएगा सीपीआईएम। जी, इसके बाद कल हम इस पे बहस भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन आज का मुद्दा तो सीएसडीएस का सर्वे है, बेरोजगारी और महंगाई है। लेकिन भारत की अगर सुरक्षा, जी, सीएसडीएस को ही अगर ले लें उठा करके, इसमें इसके अलावा ये तो आपने इस सेगमेंट में कर लिया, अगले सेगमेंट में बाकी भी बातें करेंगे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भाजपा की तरफ जाती हैं। बिल्कुल, तो भाजपा की तरफ बेरोजगारी और महंगाई को अगर कोई सुधार सकता है तो भाजपा ही सुधार सकती है, क्योंकि पीएम मोदी का जो विजन है और इतनी कैपेबिलिटी, इतनी क्षमता, इतने मजबूत प्रधानमंत्री देश के पास है। शान जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि कांग्रेस का इस पर क्या आकलन, पहले सर्वे पर, कि आप कितने ज्यादा खुश हुए जब इस सर्वे के नतीजे सामने आए, और बीजेपी कम से कम एक्नॉलेज तो कर रही है। चलिए, एक अच्छी पॉजिटिविटी तो यही आई कि गुरप्रीत जी मान रहे हैं कि बेरोजगारी और महंगाई मसला है। शान जी, आज का नहीं है, सब हमेशा से है। शान जी, आप अपनी बात। हमारे टाइम में तो इसकी दर बहुत कम है, कांग्रेस के टाइम में इसकी दर बहुत हाई थी। ठीक है, महंगाई की। शान जी से समझ लेते हैं। जी शान जी, देखिए नेहा जी, काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, झूठ और परपंच प्रोपोगंडा बार बार नहीं चलता है। सीएसडीएस के सर्वे में जो बेरोजगारी को लेकर आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है देश के लिए, किंतु यही हमारे देश का सत्य है कि आज बेरोजगारी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 45 वर्ष में सबसे अधिक बेरोजगारी हमारा देश झेल रहा है। तमाम पर अभी गुरप्रीत जी ने कहा कि कांग्रेस के समय भी जो डॉक्टर्स के पद थे वो खाली थे, बहुत मुश्किल से, जो रोजगार ही नहीं मिल रहा था, प्राइवेट निजी अस्पतालों में नौकरी करनी पड़ रही है। इस पर आप पहले जवाब दे दे, फिर बेरोजगारी पर। जी, मेरी पूरी बात हो जाने देते तो आपकी सारी बातों का उत्तर मिल जाता। ठीक है, आप बात पूरी करें। पर मेरी बात पूरी नहीं हुई, कोई बात नहीं। देखिए, बेरोजगारी केवल एक समस्या नहीं है, बेरोजगारी एक दंश है, एक त्रासदी है, और इस त्रासदी के देश में बढ़ने के जिम्मेदार सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार है। जब से सत्ता में भाजपा बैठी है, भाजपा ने कभी भी बेरोजगारी को लेकर या बेरोजगारी को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। भाजपा की जो पूंजीवादी नीति है उसके कारण लगातार देश में आर्थिक असमानता बढ़ी है। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि भारत में 1% लोगों के पास 40% संपत्ति है। एक और सर्वेक्षण कहता है कि कोरोना के बाद भारत के 84% लोगों की आमदनी जो है वो कम हो गई। ऐसे तमाम आंकड़े मैं आपको दे सकता हूं। सीएमईआई की रिपोर्ट कहती है कि लगातार पिछले 5 वर्षों में भारत की बेरोजगारी दर जो है वो 7% से लेकर 9% के बीच में रही है। अब हम तुलनात्मक आंकड़े की बात करते हैं। मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के 10 वर्ष का कार्यकाल और मोदी जी के एनडीए सरकार का 10 वर्ष का कार्यकाल, किसी भी देश में आप अर्थव्यवस्था को मजबूत तभी कर सकते हो जब आप बेरोजगारी को कम करो और विकास दर को बढ़ाओ। जी, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हमारी विकास दर, जो औसत विकास दर थी, वो 8-9% थी।
अरे 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 इतना बड़ा झूठ। अरे भाई सुन लो भाई, 8-9-10%। देख लीजिए अब विकास दर महंगाई दर नहीं, विकास दर। नेहा जी इनको रोकिए। ठीक है, रुक गया, लेकिन करेक्शन कर रही है, विकास दर बोल रहे हैं आप। देखो ये बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था नेहा जी। जी ठीक है शान जी, आप जिस पर आपत्ति जताई है गुरप्रीत जी से समझेंगे, लेकिन आप बात कंटिन्यू करें पहले जी। मनमोहन सिंह की सरकार में औसत विकास दर 8 से 9% हुआ करती थी। आज मोदी जी के शासनकाल में औसत विकास दर 4 से 5% है। मनमोहन सिंह जी की सरकार में बेरोजगारी दर 4 से 5% हुआ करती थी। आज मोदी जी के शासन में बेरोजगारी दर 8 से 9% हो गई। यानी एक तरफ विकास दर नीचे जा रही है और दूसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है। वहीं मनमोहन सिंह जी की सरकार में विकास दर ऊपर जा रही थी और बेरोजगारी नीचे जा रही थी। मैं आऊंगी गुरप्रीत जी। इसका कारण ये है कि देश का दुर्भाग्य ये है कि एक अज्ञानी व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसको ये नहीं पता है कि आजीविका और रोजगार में अंतर क्या है। मोदी जी का भाषण। मैं गुरप्रीत जी आऊंगी आपके पास जी। शान जी को बात पूरी करें जी। क्यों बीच बीच में टोक रहे हैं जी? शान जी बात पूरी करें जी। पहले इनको म्यूट कीजिए आप। शान जी बात पूरी कीजिए। गुरप्रीत जी से निवेदन है, जब आपके पास आऊंगी फिर बात रखेंगे। गुरप्रीत जी मैं आऊंगी आपके पास, शान जी को बात पूरी करने दीजिए। गुरप्रीत जी मैं आऊंगी, आप उनके आंकड़ों पर अपनी बात रख सकते हैं। शान जी ये बोल रहे थे, उन्होंने बीच में भी बात नहीं टोका था। ठीक है, मैं निवेदन करूंगी सब अपनी अपनी बारी में ही बात रखे। शान जी बात पूरी करें फिर ब्रेक पर जाएंगे जी। देखिए नेहा जी, इस देश का और इस देश के युवा का दुर्भाग्य ये है कि एक अज्ञानी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसे आजीविका और रोजगार का अंतर नहीं पता। मुझे मोदी जी का वो भाषण याद है, उन्होंने कहा था पकौड़े तलना भी रोजगार है, जबकि पकौड़े तलना रोजगार नहीं है, पकौड़े तलना आजीविका हो सकता है। कोई व्यक्ति रोजगार ना पाए, मोदी जी के शासन में जिस प्रकार से बेरोजगारी बढ़ रही है, तो वो आजीविका के लिए पकौड़े तल सकता है। 2024 का जो चुनाव है वो जनता किन मुद्दों को अहमियत दे रही है और इन मुद्दों से अलग अलग पार्टियां कितनी करीब दिखती हैं, जनता की बातों, जनता की चिंताओं पर कितनी गंभीर नजर आ रही है। गुरप्रीत जी मैं पहले आपका उत्तर लूंगी, इसके बाद मैं प्रशांत कंवर जी के पास जाऊंगी जी। जरूर। देखिए मेरे ज्ञानवान मित्र जो देश के प्रधानमंत्री को ज्ञानी बता रहे थे जी, इन ज्ञान की मैं कल्पना कर सकता हूं, उसे अज्ञानी बता रहे हैं जो लगातार पिछले 22-23 साल से नहीं तो शान जी इनको बात रखने दीजिए। शान जी अपनी बारी में बोलिए। शान जी अपनी बारी में बोलिए। गुरप्रीत जी को बात, गुरप्रीत जी की बात, गुरप्रीत जी की बारी है। शान जी गुरप्रीत जी की बारी है जी। पकौड़े तलने को रोजगार कहते हैं, वो तो अज्ञानी हो सकता है, ज्ञानी तो नहीं हो सकता। कृपया वक्त की बर्बादी ना करें। शान जी निवेदन है, अपनी बारी में बात रखिएगा। गुरप्रीत जी को बोलने नहीं दीजिए। शान जी निवेदन है। राहुल गांधी ज्ञानी है, आपका मैं ज्ञानी करते एक सेकंड रुकिए। हम लोगों ने कभी भी नाले से गैस निकाली। शान जी आप अपनी बारी में बात रख चुके हैं, गुरप्रीत जी को बोलने नहीं दीजिए जी। नहीं ये जब मैं बोल रहा था ये टोक रहे थे, मैं भी टोक रहा था। नहीं ये कोई ऐसा कोई नैतिक जी क्यों बोलने दूं? उंगली खड़ी की थी, आप भी खड़ी कर लीजिए जी। शान जी निवेदन है, वक्त की बर्बादी हो रही है, किसी भी हम सकारात्मक चर्चा का इस तरह से आगे नहीं बढ़ा पाएंगे इसको। गुरप्रीत जी बात रखिए। हो गया भाई, सब बोल लूं जी, इजाजत है श्रीमान जी? गुरप्रीत जी बात रखिए जी। तो मैं ये कह रहा था, ये आंकड़े जहां तो उल्टे पढ़ के आ गए, जहां यहां आकर के उल्टा बयान कर रहे हैं। जो इन्होंने विकास दर की बात की, तो मनमोहन सिंह जी की सरकार में विकास दर 4.6 से लेके 5 के बीच में रही है, और आज की जो विकास दर है वो 8.6 पर चल रही है श्रीमान जी। इसको विकास दर बोलते हैं। गुरप्रीत जी 4 से 5% में कम रही है विकास दर। आज की महंगाई दर 4.5 की है। बारे में कुछ जानकारी है आपको? मैंने औसत शब्द का प्रयोग किया। आप महान ज्ञानी आप हैं भाई साहब, मैं तो आपका ज्ञान ठीक कर रहा हूँ। आपके समय में, मनमोहन सिंह के समय में महंगाई दर 2 डिजिट में थी श्रीमान, 2 डिजिट में। आज तक नहीं हुई, कोरोना भी आया और भी आपत्तियां आई, लेकिन 2 डिजिट में आज नहीं, पर ये एवरेज डाटा नहीं है ना, एवरेज रेट नहीं है। आज भी 4.6 के आसपास एवरेज रेट नहीं गुरप्रीत जी, डबल डिजिट में एवरेज रेट तो नहीं है ना इन्फ्लेशन का। जब यूपीए सरकार इनका इन्फ्लेशन 11.7 तक गया, 11.8 तक गया है, लेकिन इसको एवरेज नहीं कहा जा सकता जी। और ये 300 में सिलेंडर मिलता था, आप 1200 में बेच रहे हैं। अभी फिर भी 300 में सिलेंडर मिलता था। शान जी आपसे निवेदन है, बात रख लेंगे। गुरप्रीत जी बात संक्षेप में रखें, फिर कंवल जी के पास जाएंगे जी। आपकी दूसरी बात का भी जवाब दे दूं। इन्होंने कहा 45 साल की रिकॉर्ड है, तो भैया 45 साल के बाद का रिकॉर्ड ये आ गया, ठीक है। 45 साल के पहले सरकार किसकी थी?
बोलिए। आप ही जी। के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी, आप ही के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी। नहीं गुरप्रीत जी, किस- 45 साल पहले जो मतलब स्थिति क्या थी 45 वो भारत साल की मौजूदा बेवजह स्थिति की बातें तुलना लोगों कैसे की कर मार सकते के, हैं आप? आंकड़े उल्टे सीधे पेश करके क्या सोच रहे हैं कि नहीं, हम पता मौजूदा बच भारत जाएंगे। की बात कर ली जाए जी। और महाज्ञानी श्रीमान राहुल गांधी जी से पूछिए ना, उनसे पूछिए जरा, आंकड़े 4 ठीक आंकड़े है, वो सीधे बता नहीं पाते। प्रशांत जी आप से जी, अरे गुरप्रीत प्रेस जी, वार्ता तो प्रशांत जी के मोदी पास कर आ नहीं जाइए। सकते हैं। शान जी और निवेदन हमें है, क्या नहीं है, मोदी जी शान प्रेस जी वार्ता निवेदन करने है, का। हम सिर्फ करेंगे? समय की बर्बादी कर रहे हैं। नेहा जी शान को जी, एक साक्षात्कार गुरप्रीत दें। जी, गुरप्रीत जी बात रखें, फिर मैं कमल जी के पास जाऊंगी। गुरप्रीत जी बात पूरी करें। कभी तो भारत की जनसंख्या 12 लाख करोड़ का आते, कभी 6 करोड़ का आते। अरे 600 करोड़ मतदाता किसने शान कहा था? शान बताओ, जी, शान बात जी कराओ। निवेदन है, वक्त की बर्बादी हो रही है। कोई भी डाटा जो जनता के सामने स्पष्ट रूप से जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा, बातें स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही हैं। गुरप्रीत जी, अगर आपकी बात खत्म हो गई है तो मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगी। प्रशांत जी, गुरप्रीत जी ने कहा है कि एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ऐसे नेता हैं भारत में जो इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लंबे समय से आप आवाज उठा रहे हैं, आपने 2 आंदोलनों का जिक्र किया रोजगार को लेकर, और कहीं ना कहीं ये सर्वे बताते हैं कि उन आंदोलनों का असर हुआ है, लोग जागरूक हुए हैं, शहरों के हों, छोटे कस्बों के हों या फिर गाँव के हों। जी प्रशांत जी, आप अपनी आवाज अनम्यूट कर लें। एक तो जो जिस पे सबसे ज्यादा वक्त हम लोग जाया कर रहे हैं, विकास दर, महंगाई दर, तो इस पे तो मुझे मैं क्या ही कहूँ, मुझे एक अदम गॉडवी का वो लाइन याद आ गया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। अभी गुरप्रीत जी ने एक बात कही कि भाई पिछले 10 साल में जो है काफी सुधार हुआ है। इन्होंने, आपको मैं एक चीज आपके स्क्रीन पर दिखाता हूँ जी कि अभी 2 हफ्ते पहले एक रिपोर्ट आई है, उसमें लिखा है कि फॉर ए डिकेड अर्निंग्स ऑफ रेगुलर सैलरी एंड सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियंस हैव बीन डिक्लाइनिंग। ये देखिए, अगर देख पा रहे हैं जी ये तो है जी, ये ब्लर स्पष्ट नहीं दिख रहा ILO है की जी। रिपोर्ट है, और अभी आई है कि भाई जो 40% रेगुलर वर्कर्स हैं और 51% कैजुअल वर्कर्स हैं, दे डिड नॉट रिसीव द एवरेज डेली मिनिमम वेज। जी समझ रहे हैं ये कितनी बड़ी बात है? इसको समझ लेंगे तो आप में संवेदनशीलता आ जाएगी कि इस देश में कितनी बड़ी संख्या है जो कैजुअल वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और उनको मिनिमम वेजेस तक जो है नसीब नहीं हो रहा है। और हम यहाँ जीडीपी की बात कर लेंगे, विकास दर की बात कर लेंगे, ये सब फर्जीवाड़ा है साहब। एक चीज। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं कि आपने कहा कि गुरप्रीत साहब कह रहे हैं कि भाई एकमात्र मोदी जी ही हैं जो इन मुद्दों पर समाधान कर सकते हैं। जी, प्रशांत जी का संपर्क लगता है कि कट रहा है हमारे साथ। जी, लेकिन ये जो डेली वेज या अर्निंग की बात कही है कि जिस स्किल सेट के ये कर्मचारी हैं उनको अपने स्किल से बहुत ही कम मेहनताना में रोजगार मिला हुआ है और वो संतुष्ट नहीं है, और कहीं ना कहीं ये एक उदासीनता की तरफ भी इशारा करता है कि किस तरह से जो भारत का नागरिक है वो अपनी रोजगार की स्थिति को लेकर उदासीन है। जी नेहा जी, बिल्कुल इससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ जो इन्होंने कहा, और मैं खुद इस बात के लिए मुखर होकर के बहुत बार अपनी ही सरकार को भी, और पहले भी जितनी भी सरकार रही, किसी की भी रही हो, मैं मुखर होकर इस पर बोलता रहा हूँ, क्योंकि मैं इस चीज को समझता हूँ। क्योंकि हमें, मेरे भी घर में प्राइवेट जॉब वाले हैं जो उनकी सैलरी उस हिसाब से नहीं मिलती, जो डॉक्टर की सैलरी होनी चाहिए उसको नहीं मिलती, जो नर्स की सैलरी होनी चाहिए प्राइवेट सेक्टर में उसको नहीं मिलती। हमारे यहाँ अच्छे हॉस्पिटलों में 12-14 हजार रुपए नर्स बेचारी काम करने के लिए मजबूर है। उसको एटलीस्ट जो डीसी रेट है तय हुआ उस हिसाब से मिलनी चाहिए। तो बीजेपी का क्या प्रयास किए जाते हैं? गुरप्रीत जी, बीजेपी का घोषणा पत्र अभी आना है। बीजेपी का लाया हुआ सिस्टम नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा है। नहीं, मेरा प्रश्न ये है गुरप्रीत जी कि कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र लाया है उसमें मनरेगा की दिहाड़ी भी बढ़ाई गई है, 400 रुपए की गई है। अरे वो हर बार बढ़ती है मैम, तो ये डीसी रेट वक्त पर जो है वो होता रहता है, उसको समीक्षा होती है, उसको बढ़ाया जाता है। आपको मैं सही में बता रहा हूँ, मैं सीनियर डिप्टी मेयर था चंडीगढ़ का 2018 में जी।
जो सफाई कर्मचारी थे ठेके पर, उनका जो मिनिमम वेजेस था वो 8,000 रुपया बेचारे झाड़ू सड़क पे मारने वालों को मिलता था। उनकी लड़ाई मैंने खुद लड़ी और अपने इस प्रशासन से उसको लागू करवाया कि डीसी रेट अब वो 18,000 से ऊपर और +1 का जो बाकी गेम सेंटर है वो ले रहे हैं चंडीगढ़ के अंदर। क्यों? ये एक उनका हक है, उनको मिलना चाहिए, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये नहीं है कि इसमें मोदी सरकार ने कुछ गड़बड़ की है। ये व्यवस्था कांग्रेस ने पहले से जो चलती आ रही, ठेकेदार बहुत सी जगह पे ठेकेदारी प्रथा हमने खत्म की, इनके फर्जीवाड़े खत्म किए। वो लोग कोई पैदा ही नहीं हुए, उनके नाम पर मनरेगा में उनकी दिहाड़ियां जा रही थी। लेकिन गुरप्रीत जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि पूंजीवादी नीति की वजह से 15-20 साल हो गए, उसकी भी मनरेगा में दिहाड़ी जा रही थी। ये इन्होंने फर्जीवाड़ा करके रखा था, उसको हमने ठीक कराया है। बल्कि आज जो सही में वेजेस उनके मिल रहे हैं उनको। ठीक है गुरप्रीत जी, लेकिन जो कांग्रेस आरोप लगा रहे, कांग्रेस ने तो अपने घोषणा पत्र में ये बातों को शामिल किया है, बीजेपी का घोषणा पत्र शामिल नहीं आया। बहुत कुछ शामिल किया है घोषणा पत्र में, तो इन्होंने 1-1 लाख रुपया दे दिया महिलाओं को जी। अब बताइए 1 लाख रुपया फ्री में महिलाओं को ये दे रहे हैं, मनरेगा में इनसे पैसे नहीं दिए जाते थे पूरे। अब क्योंकि घोषणा करनी है ना, आना तो है नहीं इन्होंने, सरकार में आना नहीं है, घोषणा और पंजाबी में कहते होते हैं गल्ला दा कड़ा। हाँ, फिर भी बीजेपी काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है जी। इस नतीजे के बावजूद बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद है कि वो तीसरी बार भी केंद्र की सत्ता में आ रही है। गुरप्रीत जी, नतीजा बहुत को चौंकाने, ऐसा नहीं है कि इसमें पता नहीं क्या हो गया, ये कोई फर्क नहीं इससे पड़ता है, बहुत से सर्वे आते रहते हैं। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी पे लोगों को विश्वास है और देश का अगर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, 3rd इकोनॉमी हम बनने वाले हैं बहुत जल्दी। 5 इकोनॉमी हम बन चुके हैं, इनके समय में हम 11वें नंबर पे थे, आज 5वें नंबर पे हैं। लेकिन गुरप्रीत जी, भ्रष्टाचार को आखिर आप लोगों ने बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन जनता मान रही है कि भ्रष्टाचार अभी भी बना हुआ है और उन्हें बहुत परेशानी हो रही है इससे। वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जो करप्शन है उसकी बात कर रहे हैं, वो बड़े बड़े जो नेता गए हैं जेल में करप्शन के मुद्दे पर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। तो आखिर इस करप्शन पर क्या सरकार असफल नहीं कही जाएगी? मैं आपसे इस सवाल का उत्तर लूंगी एक लाइन में, फिर मैं शान जी के पास जाऊंगी। जी जी, मेरे से जी बिल्कुल। देखिए, भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत सारी लगाम लगाने का हमने काम किया है, बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़े भी हैं। लेकिन इतनी बड़ी बीमारी जो इतने सालों से पनपी हुई थी, इतना बड़ा कैंसर, उस कैंसर का इलाज करते करते समय लगता है, नीचे तक जाते जाते समय लगता है। इसको जड़ से खत्म करना है, ये हमारा संकल्प है, हम इसके और आगे बढ़ रहे हैं और ये बिल्कुल इसको जड़ से खत्म करके हटेंगे। आपके घोषणा पत्र में काफी नजदीकी दिख रही है जनता की समस्याओं पर, लेकिन एक बात ये भी सामने आ रही है कि इसके बावजूद बीजेपी एक विनिंग पोजीशन पे दिख रही है, काफी उसके चांसेस ज्यादा बताए गए हैं। विपक्ष के इन तमाम दावों के बावजूद बीजेपी की जीत के आसार ज्यादा कहे जा रहे हैं। शान, देखिए नेहा जी, भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड में भ्रष्टाचार करके बहुत पैसों की उगाही की है और उसी पैसे से ये देश में हम जीत चुके हैं और हम जीत जाएंगे, हम 400 पार कर लेंगे, ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं। जमीन पर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, जमीन पर और जो इनकी विफलताएं उनका मुद्दा है। जनता काफी नाराज है, जनता काफी आक्रोशित है और निश्चित रूप से भाजपा का डब्बा गोल करेगी जनता और इंडिया गठबंधन की सरकार। लेकिन एक सवाल मेरा, एक ये बिल्कुल मेरी निजी जिज्ञासा है कि राहुल गांधी बार बार ये स्टेटमेंट देते हैं कि ये दो विचारधाराओं की लड़ाई, और ये जो सर्वे आए हैं उसमें जनता को इन तमाम बातों से, लोकतंत्र डेमोक्रेसी खतरे में, इनसे किसी से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महंगाई और बेरोजगारी, करप्शन, इस पर वो चिंतित है। देखिए नेहा जी, ये सर्वे जो है, इसके आंकड़े जो है, ये दर्शाते हैं कि जब पेट के लिए रोटी नहीं होती है, जब लोग भूखे होते हैं तो उनको दूसरी कोई चीज दिखाई नहीं देती है। जब आपके हाथ में रोजगार नहीं है, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, आपकी रसोई दुभर हो चुकी है, आपका चूल्हा नहीं जल रहा है, तब आप दूसरी कोई चीजें नहीं सोच पाते हैं। ये सर्वे के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई से लोग त्रस्त हैं और आंकड़े भी तमाम आंकड़े बता रहे हैं। आप भुखमरी सूचकांक देख लीजिए, 125 देशों की सूची में 111वां नंबर है हमारा। आप खुशहाली का सूचकांक देख लीजिए, 143 देशों की सूची में 126वां नंबर है हमारा। आप इसी तरीके से जितने भी सूचकांक उठा के देख लीजिए, प्रति व्यक्ति आय का देख लीजिए आप, 120 के बाद हमारा नंबर आता है, जबकि हमारे देश के प्रधानमंत्री और सत्ताधारी दल भाजपा तीसरी और चौथी और पांचवी अर्थव्यवस्था का दम भर रहे हैं।
तो जब आप पांचवी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, आप तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, जी। तब प्रति व्यक्ति आय में भी लोगों को कितना लाभ हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से लोगों का जीवन स्तर कितना ऊपर जा रहा है, वो भी तो देखना चाहिए। तो देश में आर्थिक असमानता की खाई लगातार बढ़ रही है, अमीर अमीर हो रहा है, धन्ना सेठ और पैसे बटोर रहा है और गरीब हो रहा है, और गरीब की रसोई दुभर हो चुकी है। ठीक है, ठीक है। प्रशांत जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये बातें जितनी भी सामने आई हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आश्वस्त दिख रही है, इसलिए बेरोजगारी का जो मुद्दा, जो आपका एक प्रमुख अभियान का आधार भी है, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इसके बावजूद उस पोजीशन में नहीं दिख रही है कि उसने जो घोषणा पत्र में वायदे किए हैं उसका राजनीतिक भविष्य या फिर इन चुनाव में वो कितनी मजबूत है, इस पर अभी भी शंका के बादल मंडरा रहे हैं, बीजेपी ज्यादा आश्वस्त दिख रही है। प्रशांत जी, तो फिर आपके पास आपने क्या सोचा है कि इस अभियान पर किस तरह से आगे बढ़ेंगे, बेरोजगारी पर किस तरह से सरकार से अपनी बात मनवाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोग थोड़ी देर के लिए अगर दल की बात को भूल जाए, दल की सीमाओं को भूल जाए, तो सबसे ऊपर होता है देश। और देश आगे तभी बढ़ सकता है जब युवाओं के पास, क्योंकि ये युवाओं का देश है, ज्यादातर लोग युवा हैं। जब हम कहते हैं देश, तो देश कौन है? देश हम और आप तो है। कोई देश अलग से तो कोई नक्शे का नाम तो देश नहीं है ना। किसी देश का अगर 65% आबादी के पास काम नहीं होगा तो ये इतना बड़ा समस्या क्रिएट होगा, जिससे कई सारी सामाजिक समस्याएं क्रिएट होंगी। आज मैं आपको बताऊं कि किसानों की आत्महत्याओं की खबरें पहले आती थी, आज स्थिति ये हो चुकी है कि हर दिन 36 यानी हर 2 घंटे में 3 युवा आत्महत्या करने को मजबूर हैं। जिस देश में विश्व गुरु के चर्चे होते हों, जिस देश का सपना हो कि हम विकसित बनेंगे, उस देश की एक बड़ी आबादी अगर आत्महत्या करने को मजबूर हो, तो उस देश की सबसे बड़ा मुद्दा और क्या होना चाहिए? इसमें कोई शक नहीं है कि बेरोजगारी आज देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। जी। रही बात वोटों की, जो आपने कहा कि आक्रोश जमीन पर है, हमने अभी देखिए पिछले साल भी पूरे बिहार की यात्रा करी, बिहार के हर जिला में गए थे और वहां पे हमने यात्राएं की। अग्निवीर जब लाया गया, तो जब अग्निवीर का मुद्दा आया था, जब ये इसका नाम टूर ऑफ ड्यूटी के नाम से आया था, तब से हम इसका विरोध कर रहे हैं। यह देश युवाओं का देश कहा जाता है और यह देश गांवों का देश कहा जाता है। इस सरकार में ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि युवाओं को भी कमजोर किया जा रहा है और गांवों को भी कमजोर किया जा रहा है। जी, देखिए, लेकिन इस युवा के पास विकल्प क्या है? इस युवा के पास विकल्प क्या है? जी नहीं, एक बात मैं बताना चाहता हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में जो लोग, युवा जो रहते थे, उनके पास क्या ऑप्शन है? एक अगर किसान का बेटा है, उसको महंगे कॉलेज में पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो वो दौड़ लगाता था जाकर के और वो आर्मी में, पैरामिलिट्री में भर्ती होता जी। और आपने उसको 4 साल का कर, जब वहां ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो जाएगी तो आप क्या खाकर देश को विकसित बनाएंगे भाई? तो ये मूल बात है। और इसके अलावे अगर कोई भी बात कोई करता है तो वो समझिए इस देश को रसातल में ले जाना चाहता है। आज जब बात बेरोजगारी की होनी चाहिए थी, तो प्रधानमंत्री जी इस पर बात कर रहे हैं कि किसने मछली खा लिया, किसने मटन खा लिया, किसने खा लिया उसको छोड़ो ना। जी जी, गुरप्रीत जी से समझते। गुरप्रीत जी, आज देश का युवा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ बहुत ही उम्मीदों की टकटकी लगाकर देख रहा है। उम्मीद करूंगी कि घोषणा पत्र जो बीजेपी का सामने आने वाला है उसमें इस चिंता को जरूर ध्यान में रखा जाएगा। देखिए, जब विपक्ष और कांग्रेस प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं ढूंढ पाते तो इस प्रकार की एनजीओ को आगे करते हैं कि नकारात्मकता फैलाओ, नकारात्मक नेगेटिविटी और ऐसे वैसे सवाल उठा के। नहीं, अभी तो आपने कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है। केवल अगर ये इतने ही कामयाब होते, सुनिए, अभी उन्होंने अग्निवीर की बात की, अगर इन्होंने इतना ही इनका सहयोग इनको मिला होता तो आज अग्निवीर की कोई बात सुनी आपने कहीं पर, सड़कों पर या कहीं पर होती हुई? वो शुरू में इन्होंने गुमराह किया, कुछ लड़कों को गुमराह किया, गुमराह करके उनके हाथ में आग भी लगवाई, उनके हाथों से बसों को या कई ट्रेनों को। लेकिन उसके बाद हंसने की बात नहीं है चाहिए इसमें, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि कभी किसी ने कभी बात भी की हो इस बारे में? सिर्फ ये नकारात्मक वाला कुछ एनजीओ एजेंडा लेकर के बोलते रहते हैं। चलिए ठीक है, और ऐसी बातें मैं घोषणा पत्र में ठीक है, अग्निवीर जो है, अग्निवीर में भर्ती होती है
और उसका ये नहीं है कि 4 साल के बाद वो निकाल दिए जाते हैं ऐसे दांत मार के। चलिए अग्निवीर मुद्दा नहीं है, अभी अग्निवीर की बात ना करें। परसेंटेज आगे प्रमोट होती है। मैं बीजेपी के घोषणा पत्र में अपेक्षा क्या कर सकते हैं? पढ़ाई उनकी होती है सारी सरकारी तौर गुरप्रीत पर, जी। और उनमें से ऑप्शन है आपने पुलिस ज्वाइन करनी है तब आपको प्राथमिकता है, आपने सीआरपीएफ ज्वाइन करनी है तब आपको प्राथमिकता है, आपने जो भी आर्मी आर्म्ड फोर्सेस कोई ज्वाइन करनी है उसमें प्राथमिकता के आधार पर है, सबसे पहले उनका नंबर आएगा। प्रशांत जी एक लाइन में इसकी झूठ भला करके जो मर्जी बोलते जाते हैं। ठीक है प्रशांत जी, गुरप्रीत जी कुछ भी नहीं करना, अगर मान लीजिए उसके कोई चोट पेट लग गई, उसने रिटायर ही होना है, तो उसको एक सम्मानजनक उसका पैसा भी मिलता है और वो अपना काम जाकर के शुरू ठीक है। गुरप्रीत जी ट्रेनिंग उसको पहले से मिली हुई है। गुरप्रीत जी प्रशांत जी से एक लाइन में उत्तर नहीं है मुद्दा भाई, आप जितना मर्जी जोर लगा लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप नकारात्मक 10% ठीक है, एक लाइन में समझ लेते हैं प्रशांत जी क्या कहना चाहते हैं। गुरप्रीत जी एक लाइन में। बहस नहीं करनी है, और आप मुझे शायद ये मुझे विश्वास है कि आपको पता भी नहीं होगा कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, लेकिन आपको एक टेम्पलेट दिया गया है, जो भी कुछ काज है उसको बोल दो एनजीओ से आया। आपको जमीनी सच्चाई नहीं पता है, आप शहर में रहते हैं, एयर कंडीशन कमरे में रहते हैं, आपको पता नहीं गांव में क्या हो रहा है। अग्निवीर के कितने लोगों ने आत्महत्या किया है इसका रिकॉर्ड आपके पास नहीं है। क्यों किया है आत्महत्या? आत्महत्या करने का क्या मतलब है? आत्महत्या करने का बताओ आप मुझे। किया है, एक पंजाब का भी आया था अभी 10 दिन पहले, उसको निपटाया, बात हुई है। गुरप्रीत जी चलिए, गुरप्रीत जी प्रशांत जी निवेदन है, प्रशांत जी निवेदन है, मैं ठीक है इस मसले में ज्यादा ना जाते हुए, अग्निवीर के मसले में ज्यादा ना जाते हुए, गुरप्रीत जी बेरोजगारी के मसले पर नहीं, तो फिर राजनाथ सिंह जी ने क्यों कहा कि बदलाव के लिए तैयार हैं? है आपके पास जवाब? राजनाथ सिंह ने ऐसा बदलाव का मतलब ये वापस हो जाएगा, वो बदलाव का मतलब सुधारने की। प्रशांत जी मेरी युवाओं के सामने, भारत का जो युवा है उसके सामने एक स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए सरकार की कि रोजगार को लेकर उसका क्या विजन है। कम से कम भारत का युवा अपने मजबूत प्रधानमंत्री से अपेक्षा रख सकता है। प्रशांत जी मेरा निवेदन है कि आप भी अब अपनी बारी का इंतजार कर लें, क्योंकि अब वैसे भी समय समाप्त हो गया। गुरप्रीत जी से समझना चाहूंगी कि बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या भारत का युवा ये उम्मीद लगाए कि रोजगार के मसले पर भारत के प्रधानमंत्री का कोई विजन होगा जो उसको आगे बढ़ाने में, भारत को विकसित बनाने में मददगार साबित हो सकेगा। भारत की राजनीति में अगर किसी के पास विजन सही है, और अगले 5 साल का नहीं, अगले 20 साल 50 साल का, वो नरेंद्र मोदी वो शख्सियत है। इसको लेकर के हम जब शुरू में आए थे 2014 में, आप तो केवल हंसने का काम कीजिए, आपके पास और कोई काम नहीं आने वाला सिवाय हंसने के। पर गुरप्रीत जी पिछले 10 सालों में तो रोजगार चुटकुले अच्छा छोड़ रहे हो, इसके लिए मुझे हंसी आ रही है। आपके चुटकुले बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, इसके लिए हंसी आ जा रही है। गुरप्रीत जी तहत कभी इनके विजन में था कि महिलाएं बाहर शौच के लिए जाती हैं, कितनी परेशानी होती है, उनका शौचालय तक बनाने का काम, गरीबों के पक्के घर बनाने का काम, और उसको ये जो स्किल डेवलपमेंट, रोजगार पर कुछ घोषणा पत्र में आएगा। गुरप्रीत जी उम्मीद करें रोजगार पर घोषणा पत्र में आएगा। जी सब कुछ है उसमें रहेगा। ठीक है, देखिए जब घोषणा पत्र आएगा, ये तो सब हवाबाई बातें कर रहे हैं, बातों का कड़ा बना रहे हैं, खुला करके 1 लाख रुपए दे देंगे, ये कर देंगे, और एक ने तो ये कह दिया कि परमाणु बम खत्म कर देंगे, अपनी मिसाइलें खत्म कर देंगे। आप पढ़िए जाकर के जरा। चलिए, जनता में ये तमाम जो भ्रम की बातें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गुरप्रीत जी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया। लेकिन रोजगार का जो मसला है, शान जी आपका भी बहुत बहुत आभार, प्रशांत जी आपका भी बहुत बहुत आभार। लेकिन रोजगार का जो मसला है वो भारत के युवाओं के सामने एक चुनौती की तरह जरूर बना हुआ है, और ये जो 2024 के लोकसभा चुनाव है इसमें उम्मीद इसी बात की जताई जा रही है कि जनता को अपनी समस्याओं का हल करने वाला नेता चाहिए। अब ये नेता कौन होगा ये तो 4 जून को जब नतीजे सामने आएंगे उसी दिन पता चल सकेगा, लेकिन इन मुद्दों पर विभिन्न दलों को सोचने की बहुत ज़रूरत है और इसी के आधार पर उनका कैंपेन ज़रूर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।